हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2024 और 10 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक या फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वासिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें बंजारा समुदाय की विरासत को दर्शाया गया है। 4 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय में बंजारा समुदाय के नेताओं के चित्रों और ऐतिहासिक विरासतों के माध्यम से उनकी समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पॉटर वास्प की नई प्रजाति स्यूमेनेस सियांगेसिस किस पूर्वोत्तर राज्य में खोजी गई है? अ न्यू स्पीशीज ऑफ पॉटर वास्प स्यूमेनेस सियांगेसिस वॉज डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कीट विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश में पॉटर ततरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम स्यूमेनेस सियांगेसिस है। यह उपपरिवार यूमेनिनाई के अंतर्गत स्यूमेनेस जीनस से संबंधित है और मुख्य रूप से ओरिएंटल क्षेत्र में पाया जाता है। ये एकाकी ततैया अपने लार्वा के लिए छोटे बर्तन जैसी मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। भारत में इस जीनस की केवल एक अन्य प्रजाति की सूचना मिली है, जिससे स्यूमेनेस सियांगेसिस देश की ततैया विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि बन गई है। यह प्रजाति ऊपरी सियांग जिले में पाई गई थी और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के नाम पर रखा गया था। 30.2 मिलीमीटर लंबाई में इसकी अनूठी विशेषताएं हैं और यह कैटरपिलर और कीड़ों को खाकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समाचारों में दिखी नीग्रो नदी किस नदी की सहायक नदी है? द नीग्रो रिवर सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? फर्स्ट ऑप्शन है नाइजर नदी, सेकेंड ऑप्शन है जाम्बेजी नदी, थर्ड ऑप्शन है अमेजन नदी, फोर्थ ऑप्शन है नील नदी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, समाचारों में दिखी नीग्रो नदी किस नदी की सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन नदी का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेजन की एक मुख्य सहायक नदी नीग्रो नदी हाल ही में 122 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। पूर्वी कोलंबिया से निकलकर यह कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील से होकर मनोस में अमेजन में मिलती है। नदी लगभग 1400 मील तक फैली हुई है, जिसमें से 850 मील ब्राज़ील में है। विघटित कार्बनिक पदार्थ और टैनिन के कारण नदी का नाम नीग्रो रखा गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी है। सेंट्रल अमेजन इकोलॉजिकल कॉरिडोर एक विशाल संरक्षित क्षेत्र इसे घेरे हुए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? इन विच स्टेट डज दी चेंचू ट्राइब मेनली लाइव? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषी जनजाति चेंचू आधुनिकीकरण के कारण मनरेगा के तहत घटते काम से जूझ रही है। वे एक अनुसूचित जनजाति है और आधुनिकता को अपनाए बिना अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। चेंचू पेंटा नामक छोटे गांवों में रहते हैं और न्यूनतम आय के लिए फल, कंद, शहद और इमली जैसे वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर और चाकू पर निर्भर रहते हैं। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें पैदामनीसी कहा जाता है, सामाजिक मामलों में अधिकार रखते हैं। चेंचू का श्रीशैलम मंदिर से संबंध है और उन्हें वहां विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड दी नेशनल एग्रीकल्चर कोड? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, थर्ड ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो, फोर्थ ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। बताइएगा दोस्तों, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन और विद्युत संहिताओं के समान एक राष्ट्रीय कृषि संहिता विकसित कर रहा है। एनएसी फसल चयन से लेकर कटाई के बाद के कार्यों तक पूरे कृषि चक्र को कवर करेगा। इसके 2 भाग होंगे, सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत और धान, गेहूं, तिलहन और दालों के लिए फसल विशिष्ट मानक। इसका उद्देश्य कृषि में किसानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों का मार्गदर्शन करना है। एनएसी कृषि में इनपुट प्रबंधन, स्थिरता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और आईओटी को संबोधित करेगा। यह भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानकों, निर्णय लेने और क्षमता निर्माण का समर्थन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2024 में नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसे बच्चे के वयस्क होने पर गैर एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है? What is the name of the scheme introduced in the Union Budget 2024 for contribution by parents and guardians for minors, which can be converted into a non-NPS scheme when the child attains
एडल्टहुड। फर्स्ट ऑप्शन है एनपीएस वात्सल, सेकंड ऑप्शन है एनपीएस आसरा, थर्ड ऑप्शन है एनपीएस शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है एनपीएस उड़ान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए एनपीएस वात्सल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एनपीएस वात्सल बजट 2024 में शुरू की गई एक नई योजना है जिसके तहत माता पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों की ओर से योगदान देना होगा। यह योजना माता पिता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करने की अनुमति देती है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो योजना को गैर एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे धन प्रबंधन में लचीलापन मिलता है। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण के दौरान की। इस पहल का उद्देश्य माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए संरचित तरीके से बचत और निवेश करने में मदद करना है। एनपीएस वात्सल से गैर एनपीएस योजना में परिवर्तन इस प्रकार से किया गया है कि बच्चा जब वयस्क हो जाए तो यह सहज हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वरिष्ठ मलयालम अभिनेता मोहन राज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किसके नाम से भी जाना जाता था? सीनियर मलयालम एक्टर मोहन राज passed away recently at the age of 70 who was also known as। फर्स्ट ऑप्शन है सत्यन, सेकेंड ऑप्शन है मम्मूटी, थर्ड ऑप्शन है किरीट जोस, फोर्थ ऑप्शन है सुकुमारन। बताइएगा दोस्तों, वरिष्ठ मलयालम अभिनेता मोहन राज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किसके नाम से भी जाना जाता था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर 3 किरीट जोस के नाम से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मलयालम सिनेमा में अपने किरदारों के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ मलयालम अभिनेता मोहन राज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मोहन राज को मलयालम फिल्म उद्योग में प्यार से किरीट जोस के नाम से भी जाना जाता था। उनका निधन कंजिरकम्मुलाम स्थित उनके आवास पर हुआ जहां वे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इलाज करा रहे थे। 70 वर्षीय अभिनेता को मलयालम सिनेमा में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सराहा गया था। उनके निधन पर फिल्म जगत और प्रशंसकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? द केन बेतवा लिंक कैनल पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क? फर्स्ट ऑप्शन है बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फोर्थ ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक नहर उत्तर प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक नदी अंत्योजन परियोजना है जिसका उद्देश्य यूपी में केन नदी के अधिशेष जल को मप्र में झांसी, बांदा के जिलों में फैले सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई के लिए अधिशेष जल में स्थानांतरित करना है। ललितपुर और यूपी के महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले
केन और बेतवा नदियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं। केन यूपी के बांदा जिले में और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना के साथ मिलते हैं। बेतवा नदी पर राजघाट, पथरीचा और मटीला बांध है। केन नदी पन्ना बाग आरक्षित से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम का एक समृद्ध सदस्य बन गया है, जो दुनिया भर में विनियामक प्राधिकरणों के साथ निर्भरता और सहयोग के लिए अमूल्य अवसरों के द्वार खोलेगा। IMDRF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडिया हैज बिकम एन एफिलिएट member of the International Medical Device Regulators Forum, which will open doors to invaluable opportunities for reliance and collaboration with regulatory authorities worldwide. In which year IMDRF was established? फर्स्ट ऑप्शन है 2010, सेकेंड ऑप्शन है 2011, थर्ड ऑप्शन है 2015, फोर्थ ऑप्शन है 2018। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2011। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम का समृद्ध सदस्य बन गया है, जिससे दुनिया भर के विनियामक प्राधिकरणों के साथ निर्भरता और सहयोग के लिए अमूल्य अवसरों के द्वार खोलेंगे। IMDRF, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, वैश्विक चिकित्सा उपकरण नियामकों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक सामंजस्य और अधिसरण को अपनाने में तेजी लाना है। इसके सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में मैनकाइंड फार्मा द्वारा भारत सीरम और वैक्सीन के कितने करोड़ मूल्य के प्रस्तावित अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी? इन अक्टूबर 2024 a proposed acquisition of Bharat Serum and Vaccine by Mankind Pharma for RAID was approved by the Competition Commission of India. फर्स्ट ऑप्शन है 13,230 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 13,630 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 13,430 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 13,830 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में मैनकाइंड फार्मा द्वारा भारत सीरम और वैक्सीन के कितने करोड़ रुपए मूल्य के प्रस्तावित अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 13,630 करोड़ रुपए की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मैनकाइंड फार्मा द्वारा भारत सीरम एंड वैक्सीन के 13,630 करोड़ रुपए में प्रस्तावित अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा अनुमोदित किया गया। मैनकाइंड फार्मा ने जुलाई में घोषणा की थी कि वह निजी इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल से लगभग 13,630 करोड़ रुपए में भारत सीरम एंड वैक्सीन का पूर्ण अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने लगभग 13,630 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर भारत सीरम एंड वैक्सीन में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।